प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन कॉमर्स बाय जैन सर। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और इसमें डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप हो रही थी तो सबसे स्टार्टिंग में मैनेजमेंट को एज ए डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप करने में जो योगदान था वो 3 व्यक्तियों को था और उन व्यक्तियों ने जो थ्योरीज बनाई थी, जो प्रिंसिपल्स बनाए थे, उन्हीं को हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। मीन्स पुराने अर्ली स्टेज के। तो इन्हीं 3 व्यक्तियों ने क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को propound किया है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फ्योल। इनको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी है। F.W. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एंड थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बाय मैक्स वेबर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये 3 हमारे जो हैं स्कूल्स ऑफ थॉट हैं क्लासिक। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैनेजमेंट को एक साइंस के रूप में डेवलप करने का था। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। जिनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था और 21 मार्च 1915 यानी कि अपने जन्मदिन के अगले दिन ही इनका निधन हो गया था। F.W. टेलर को हम जानते हैं फैक्ट्री सिस्टम को सुधारने के लिए। उन्होंने एक क्रांति ला दी थी फैक्ट्री सिस्टम को इम्प्रूव करने में। वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़े। अब वो फैक्ट्री से ही रिलेटेड क्यों थे? क्योंकि वो उन्होंने जो अपनी स्टडी की थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए 1874 में उन्होंने एज ए अप्रेंटिस मैकेनिस्ट फैक्ट्री कंडीशंस को सीखा। और फैक्ट्री की जो कंडीशंस होती हैं उनको इन्होंने बिल्कुल सबसे निचले लेवल से, जहां वर्कर काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल से उसको समझा। और उसके बाद उनको जो है बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू कैन से डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई। मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। बड़े ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जो कि जाने जाते थे अपनी एफिशिएंसी मूवमेंट के लिए और फैक्ट्री सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जिस दौर में इन्होंने काम किया वो दौर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का।
और उस दौर में नई नई फैक्ट्री लग रही थी, काम करने का कोई सिस्टम नहीं था, जिसका जैसे मर्जी आए वो काम करता था, तो वेस्टेजेस इनएफिशिएंस काफ़ी थी। तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन के उस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उनका कहना था कि भाई किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, और अगर हम उस मेथड को फाइंड आउट कर लें तो सर्टनली वेस्टेजेस मिनिमाइज हो सकती हैं, कॉस्ट की सेविंग हो सकती है। इसके लिए उन्होंने जो है कई तरह की स्टडीज कराई, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, जिनके द्वारा जो है उन्होंने काम को बांटा और यही वो पर्सन थे जिन्होंने मैनेजमेंट को एक शौकिया काम न मानकर उसको एज ए डिसिप्लिन मीन्स एज ए सब्जेक्ट माना, और वो चाहते थे कि भी जो भी मैनेजर बने वो इसको पढ़ के आए। उनका कहना था कि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे संबंध हो जाएं, then there will be no need for trade unions. The results will be achieved through the partnership of efficient workers, trained workers, and qualified management. Because management and the workers, they are the two phases of a coin, and both are complementary to each other. कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मीन्स सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। इसी तरह से एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया, तो उनकी भी एक लंबी जर्नी है इस फील्ड में, मैनेजमेंट को साइंस बनाने की फील्ड में। तो एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया और सफलताओं की वो सीढ़ी चढ़ते गए, और अंत में उनके मैनेजमेंट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशली मैनेजमेंट के फील्ड में, तो उनको कहा गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनके करियर की तरफ देखते हैं एक बार। In 1884, he became an executive engineer at Midwell Steel Company, and in this company he showed his leadership abilities, and he always instructed his fellow workers to work in phases. मीन्स वो वर्कर्स को कहते थे कि आप जो है काम को टुकड़ों में करें, इससे आपकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगा। एक फेज कोई वर्कर कर रहा है, दूसरा फेज कोई और करेगा, तीसरा फेज कोई और करेगा। देन इन 1898 he joined Bethlehem Iron Company as a mechanical engineer, and he introduced piece-based system there. What is piece-based system? It is a system of wage payment which is based on number of units produced. मीन्स एक वर्कर ने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है वो डिसाइड करेगा उसकी वेजेस कितनी है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर
किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाता है तो उसको 10 रुपये मिलते हैं। अगर वो दिन भर में 10 यूनिट बनाएगा तो उसको 10 × 10 100 रुपये मिलेंगे। पर अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, मीन्स 10 से वो अगर वो 15 यूनिट बना देता है तो 15 × 10 150 रुपये भी वो अर्न कर लेगा। तो इस तरह से उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, एंड ही वाज गिवन मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स उसको कंपनी में पावर मिली, जिम्मेदारियां बढ़ी, और उसने जो है उन कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एम्प्लॉयज में भी इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज। बाद में उस कंपनी का नाम बेथलेहेम स्टील कंपनी हो गया था। फिर समय का ऐसा चक्कर चला कि वो कंपनी जो है किसी दूसरे ग्रुप को बेच दी गई, और उस ग्रुप ने जो है उसको कंपनी से निकाल दिया। निकाले जाने के बाद उसने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था शॉप फ्लोर। काफ़ी बिकी, क्योंकि शॉप फ्लोर मीन्स द प्लेस वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। क्योंकि उसने फैक्ट्री सिस्टम को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बेसिक लेवल से समझा था, तो उसने वर्कर की प्रॉब्लम को समझा था। उसने ये पता लगाया था कि कैसे एफिशिएंसी वर्कर्स की इम्प्रूव की जा सकती है। तो इसकी बुक काफ़ी बिकी। इसी बीच 1900 में वो प्रोफेसर रहे टक स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि डार्टमाउथ कॉलेज में था। और एक साल मीन्स 1906 to 1907 ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री थी, तो एक साल वो जो है उसके उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। एंड देन इन 1911 उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कराया जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड इन दिस आर्टिकल ही यूज्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी और बीमार हो गई, न्यूमोनिया हो गया उनको, और 21 मार्च 1915 को उनकी डेथ हो गई। हम डिस्कस करेंगे F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स जो उन्होंने डेवलप किए हैं। टोटल उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity. Let us discuss each principle one by one. First principle of scientific management is science not rule of thumb. अब ये रूल ऑफ थंब क्या था? रूल ऑफ थंब का मतलब क्या था कि पुराने टाइम में जो मैनेजर्स थे वो अपनी मन मर्जी चलाते थे। मीन्स उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो ही वर्कर्स को फॉलो करना पड़ता था।
पर टेलर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मीन्स रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दो और वहां पर आप साइंस लेके आ जाओ। उनका कहना था, मीन्स टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। मतलब एक ही मेथड है जिससे एफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और उस एफिशिएंसी को हम डेवलप कर सकते हैं किससे, साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस से। इस तरह से वो जो मेथड बनेगा वो रिप्लेस किसको कर देगा, रूल ऑफ थंब को। तो समराइज कर देते हैं इसको हम। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड दैट विल मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी and this best method should be developed through scientific study and analysis. What will the result of this? Wastages will be stopped, energy will be saved, cost will be maximum. Second one is harmony, not discord. हार्मोनी का मतलब है यूनिटी, और डिस्कॉर्ड का मतलब है कलह। जैसे घर में झगड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ही। मीन्स अगर आप एक होके नहीं रहोगे, अगर घर में कलह होगी, यानी कि फैक्ट्री में ऑनर्स और वर्कर के बीच में डिस्कॉर्ड होगा, तो क्या आप मान सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की? सर्टेनली नॉट। एक मैनेजर जो है वो वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। वो ऑनर्स से जो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन आई हैं वो वर्कर को पास करता है, और जो वर्कर्स के सजेशन हैं उनको वो ऑनर्स को पास करता है। तो इस तरह से जो मैनेजर का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैनेजर को वर्कर से काम लेना है, तो कि इस बीच में क्या होता है, जब मैनेजर को वर्कर से काम लेना होगा तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। एंड टेलर बिलीव दैट दिस हेल्प नन। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स का किसी को फायदा नहीं होता है। इनके बीच में एक गैप आ जाता है, अरे ये गैप नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो क्या होगा, वर्कर स्ट्राइक पे चला जाएगा, और स्ट्राइक पे चला जाएगा तो काम रुक जाएगा। तो टेलर का कहना था कि देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट। एक अच्छे रिलेशन बन जाए तो क्या होगा, झगड़े नहीं होंगे, ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। देयर विल बी नो स्ट्राइक बाय द ट्रेड यूनियंस। पर साथ के साथ मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए कि वर्कर की हार्डवर्क से जो ऑर्गेनाइजेशन को जो गेन हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसका एक पार्ट जो है वर्कर के साथ भी शेयर करें। और वर्कर्स को चाहिए कि वो हार्डवर्क करेंगे, और जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे फॉर द बेटरमेंट, दे विल अडॉप्ट दीज चेंजेस होल हार्टेडली। जापानीज एक कल्चर है कि अगर वहाँ पर वर्कर्स को स्ट्राइक पर जाना भी होता है
तो काम बंद नहीं करते। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वर्क दे वियर ब्लैक बैजेस ऑन द आर्म टू शो दैट दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर ऑन स्ट्राइक एंड इवन दे वर्क मोर, मीन्स नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। जब ऐसा होगा तो सर्टनली मैनेजमेंट का भी एटीट्यूड चेंज होगा। तो इस तरह से हार्मनी डेवलप होगी और डिस्कॉर्ड मीन्स कलह खत्म हो जाएगी। तो कितना बढ़िया प्रिंसिपल डेवलप किया था, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Again, it is just similar to the previous principle, that is harmony not discord, and we also say that it is the extension of principle of harmony not discord। उसका एक्सटेंशन है, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। कॉपरेशन का मतलब होता है मिलके काम करना, मीन्स आप जो हैं सोचे कि भी मैं अकेला ही, या डिपार्टमेंट ये सोचे कि मैं ही अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूं, और चाहे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो या ना हो, हमें क्या मतलब है। ये एक गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि all the departments they are dependent on each other, and when the departments are interdependent, the objective of a nation will be achieved only when the objectives of all the departments will be achieved। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंपटीशन। कंपटीशन को रिप्लेस कर दें, किससे? कॉपरेशन से। तो ये प्रिंसिपल जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। ये कहता है कि देयर शुड बी नो कंपटीशन, देयर शुड बी ओनली cooperation between the management and workers। Management must agree to the positive suggestions of employees। cooperation कब आएगी, वर्कर्स कॉपरेट कब करेंगे? जब वर्कर्स ने कोई पॉजिटिव सजेशन दिए। पॉजिटिव मीन्स कोई ऐसे सजेशन दिए जिनसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की बचत होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, वेस्टेज कम होगी, क्योंकि काम तो वर्कर्स नहीं करना है। मैनेजमेंट को उनके ऊपर थोपना नहीं है कोई भी मेथड। तो वर्कर ने सजेशन दिया कि सर इस मेथड से हम जो है कॉस्ट बचा लेंगे, तो मैनेजमेंट को वो इस बात पर एग्री होना चाहिए, और अगर वो सजेशन अच्छे लगे तो उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, क्योंकि इससे कॉस्ट में कमी आती है। और जब भी कभी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएं मैनेजमेंट की मीटिंग में, खासकर वर्कर से रिलेटेड, तो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए। अगर वर्कर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और चेंजेस भी उन्हीं के लिए लेके आएंगे, तो शायद वो कॉपरेट आपके साथ नहीं करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बने, इज इट पॉसिबल विदाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स? जो काम कर रहे हैं अगर वो एफिशिएंट नहीं है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो सकती है? सर्टनली नॉट, नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन
the efficiency, the competency of the workers or personals. उसके लिए क्या करें भाई वर्कर्स की हमने कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग जरूरी है. जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, वो बेस्ट मेथड सीख जाएंगे काम करने का, और जब बेस्ट मेथड सीख जाएंगे काम करने का तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. एंड आल्सो टेलर बिलीव दैट, और टेलर का ये भी कहना था कि जब वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, इतनी ट्रेनिंग दो उसको आप कि वो एफिशिएंट बन जाए और प्रॉस्परस बन जाए. प्रोस्पेरिटी मीन्स जब वो एफिशिएंट हो जाएगा तो सर्टेनली ही विल प्रोड्यूस मोर, एंड व्हेन ही विल प्रोड्यूस मोर सर्टेनली हिज इनकम विल आल्सो बी इंक्रीज, his standard of living will. In this principle that industrial efficiency depends upon workers efficiency. वर्कर्स एफिशिएंट होंगे तो ही इंडस्ट्री एफिशिएंट होगी. तो उसके लिए जरूरी है वर्कर की ट्रेनिंग ताकि वो बेस्ट मेथड को सीख पाए. और टेलर ने स्ट्रेस दिया इस बात पर कि एफिशिएंसी खाली प्रोडक्शन में नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एम्प्लॉय सिलेक्शन, जब हम वर्कर्स का एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर रहे हैं तब से ही क्या होगी, एफिशिएंसी होनी चाहिए. फिर जब उसको काम को असाइन करेंगे, वर्क को असाइन करेंगे, वो भी एफिशिएंटली हमने उसको असाइन करना है जो कि उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो. और फिर उसको जो है ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद वर्कर जो है एफिशिएंट हो जाएगा, एंड एफिशिएंट वर्कर विल प्रोड्यूस मोर एंड ही विल अर्न मोर. तो इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. वर्कर काम बढ़िया करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इससे वर्कर को भी बेनिफिट होगा, उसकी भी इनकम बढ़ गई, और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल होगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे. तो इस तरह से ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग हेल्प करेगी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी को मैक्सिमाइज करने में. ये एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज बट आल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. तो दीज scientific management. I hope you like this video. Thanks for watching. Thanks a lot.